नमस्कार मित्रों, 16 अगस्त 1946 मोहम्मद अली जिन्ना के नेतृत्व में अखिल भारतीय मुस्लिम लीग के द्वारा ब्रिटिश शासित भारत में एक अलग मुस्लिम राष्ट्र की मांग करी जाती है। पाकिस्तान निर्माण की मांग को लेकर एक आम हड़ताल और व्यापक विरोध प्रदर्शन का आह्वान किया जाता है। यह विरोध प्रदर्शन इतना भयंकर था दोस्तों कि यह प्रदर्शन जल्द ही हिंदुओं और मुसलमानों के बीच एक व्यापक सांप्रदायिक दंगों में बदल जाता है और परिणाम होता है हजारों लोगों की मौत। सवाल ये उठता है दोस्तों कि जो लोग एक साथ मिलकर अंग्रेजों के खिलाफ देश को आजाद करने की कस्में खा रहे थे, वे एक दूसरे के खून के प्यासे कैसे हो गए थे? क्या आपने कभी सोचा कि भारत का विभाजन अचानक कैसे हुआ? सीधी कार्रवाई दिवस क्यों मनाया गया था? आखिर कौन था इसका जिम्मेदार? क्या इस घटना को रोकने का प्रयास किया गया था? चलिए दोस्तों, समझने का प्रयास करते हैं आज की इस वीडियो में। तीस दिसंबर 1906 ढाका में सलीम उल्लाह खां के नेतृत्व में आगा खां के द्वारा अखिल भारतीय मुस्लिम लीग का स्थापना किया जाता है और इसी बीच मोहम्मद इकबाल के द्वारा सर्वप्रथम मुस्लिम बहुल राज्यों की स्वायत्तता की मांग करी जाती है, जो बाद में पाकिस्तान की मांग का आधार बनता है। चौधरी रहमत अली के द्वारा नाउ फॉर नेवर शीर्षक में पाकिस्तान की योजना प्रस्तुत करी जाती है और उसमें बताया जाता है कि पाकिस्तान का निर्माण कैसे हो सकता है। पंजाब, अफगानिस्तान, कश्मीर और सिंध के एरिया को मिलाकर पाकिस्तान का निर्माण किया जा सकता है। जिन्ना के द्वारा 1940 में घोषणा करी जाती है कि हिंदू और मुस्लिम दो पृथक राष्ट्र। 23 मार्च 1940 को मुस्लिम लीग के द्वारा लाहौर में प्रसिद्ध लाहौर प्रस्ताव पारित किया जाता है, जिसे पाकिस्तान प्रस्ताव भी कहते हैं, जिसमें मुस्लिम बहुसंख्यक क्षेत्र से पाकिस्तान के निर्माण की मांग करी जाती है। और इधर ब्रिटिश सरकार भारतीय संघर्ष के कारण जितना जल्दी हो सके भारत को आज़ाद करना चाहती थी। हालांकि कांग्रेस चाहती थी कि आज़ादी के बाद भी भारत एकजुट रहे। दोस्तों, 1946 में ब्रिटिश सरकार के द्वारा कैबिनेट मिशन भारत भेजा जाता है, जिसका उद्देश्य भारत को आज़ादी देना और सत्ता हस्तांतरित करना था। इस योजना के अनुसार भारत को एक देश ही रहना था, लेकिन इसके अनुसार भारतीय लोगों को 3 समूहों में विभाजित होकर रहना था। पहला समूह ए हिंदू बहुसंख्यक लोगों का समूह था, जिसमें बॉम्बे, मद्रास संयुक्त प्रांत, बिहार, उड़ीसा और मध्य प्रांत के हिंदू बहुल क्षेत्र थे। वस्तुतः ये वे सभी क्षेत्र हैं जो एक वर्ष बाद आजाद भारत का हिस्सा बने। दूसरा समूह बी मुस्लिम आबादी वाला क्षेत्र था, जिसमें पंजाब, सिंध, उत्तरी पश्चिमी सीमांत और बलूचिस्तान के मुस्लिम बहुल क्षेत्र थे। वर्तमान में वे क्षेत्र जिनसे मिलकर पाकिस्तान का पश्चिमी भाग बना है। और तीसरा समूह सी मिश्रित आबादी वाला था, जिसमें मुस्लिम बहुल बंगाल, जिसका एक हिस्सा पाकिस्तान का पूर्वी भाग बन गया, और 1971 में जो बांग्लादेश बना। और दूसरा एरिया था हिंदू बहुल असम, जो वर्तमान में असम है, भारत का हिस्सा है। पहले तो कांग्रेस इस समूहीकरण के शर्त से सहमत नहीं थे, क्योंकि यह अप्रत्यक्ष रूप से देश को बांटने वाला जैसा लग रहा था। लेकिन बाद में 29 जून 1946 को कांग्रेस के द्वारा कैबिनेट मिशन योजना की स्वीकृति प्रदान कर दी जाती है और अंतरिम सरकार की गठन भी करी जाती है। मुस्लिम लीग शुरू में सहमत जरूर थी, पर वह सरकार में शामिल नहीं होना चाहती थी। लेकिन मजबूरी में लीग सरकार में शामिल होती है ताकि सरकार में ही रहकर संसद की गतिविधियों को बाधित किया जा सके। जब जिन्ना के द्वारा यह देखा जाता है कि कांग्रेस ने कैसे मजबूरी में इस समूहीकरण को स्वीकार किया है, तो उसके मन में एक संदेह पैदा होता है और यह संदेश पूरी तरीके से विश्वास में बदल जाता है। जब 10 जुलाई 1946 को कांग्रेस अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू के द्वारा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया जाता है और वो कहते हैं कि कांग्रेस केवल संविधान सभा में शामिल होने के लिए तैयार है, लेकिन उसके बाद वह स्वतंत्र रूप से नीति तय करेगी और उसमें जरूरत पड़ने पर बदलाव भी कर सकती है। जिन्ना को यह सीधा विश्वासघात और धमकी जैसे लगता है। उन्हें लगा कि अगर कोई बदलाव किया जाता है तो मुस्लिम लीग का पाकिस्तान का सपना चकनाचूर हो जाएगा। बस क्या था दोस्तों, मोहम्मद अली जिन्ना के द्वारा ऐलान किया जाता है कि अब राजनीतिक लड़ाई से काम चलने वाला नहीं है, अब सीधी कार्रवाई करनी ही होगी। और कुछ दिनों बाद सरकार से असंतुष्ट होकर 16 अगस्त 1946 को सीधी कार्रवाई दिवस घोषित कर दिया जाता है, जिसका उद्देश्य था केवल और केवल दंगे फैलाकर सरकार का विरोध करना, ताकि सरकार मजबूरीवश पाकिस्तान का निर्माण कर दे। अब सवाल यह है दोस्तों कि सीधी कार्रवाई दिवस के लिए जिन्ना के द्वारा कोलकाता शहर को ही क्यों चुना गया था? उस समय बंगाल में मुस्लिम लीग की सरकार थी
और हुसैन शहीद सोहरावर्दी उस समय बंगाल के प्रधानमंत्री थे। उस समय राज्य के मुख्यमंत्री को प्रधानमंत्री कहा जाता था। चूंकि कोलकाता मिश्रित आबादी वाला शहर था, यहाँ पर हिंदू और मुसलमान दोनों ही रहते थे। जिन्ना जानते थे अगर यहाँ कोई आंदोलन होता है तो हिंदू मुस्लिम दंगे आसानी से भड़क सकते हैं और जाहिर सी बात है भारत विभाजन की मांग को तेजी मिल सकती है। कोलकाता का चुनने का दूसरा कारण यह भी था कि कोलकाता उस समय भारत का सबसे बड़ा औद्योगिक और व्यापारिक शहर था। यहाँ दंगे और अस्थिरता फैलाकर जिन्ना दुनिया को दिखाना चाहते थे कि मुसलमान हिंदुओं के साथ शांति से नहीं रह सकते, इसलिए वो अब किसी भी हालत में एक अलग देश चाहते हैं। अब सवाल यह भी है दोस्तों कि जिन्ना ने 16 अगस्त का दिन ही क्यों चुना। उस समय हिंदू मुस्लिम समाज में धार्मिक मतभेद पहले से ही मौजूद थे। रमजान का महीना चल रहा था। ऐसे में मुस्लिम लीग के नेताओं के द्वारा इस उत्साह को राजनीतिक आंदोलन के रूप में आसानी से जोड़ा जा सकता था। 16 अगस्त का दिन शुक्रवार भी था, अर्थात जुम्मे का दिन था। जुम्मे की नमाज के बाद मस्जिदों में भीड़ इकट्ठा करना आसान था। जिन्ना और सोहरावर्दी जानते थे इस दिन बड़ी भीड़ को आसानी से भड़काया जा सकता था। मुस्लिम लीग के द्वारा कोलकाता में एक विशाल रैली का आयोजन किया जाता है। इस रैली में हजारों मुसलमानों को इकट्ठा करने की योजना बनी थी। अब 16 अगस्त के दिन सुबह से ही मुस्लिम लीग के द्वारा रैलियों और सभाओं का आयोजन किया जाता है। हजारों की भीड़ कोलकाता के सड़कों पर उतर आती है। मुस्लिम लीग की लीडरशिप का कहना था कि यह प्रदर्शन शांतिपूर्ण होगा, लेकिन हकीकत बिल्कुल उल्टी निकलती है। भाषणों में भड़काऊ बातें दिखाई देती है, जिसमें पाकिस्तान के लिए लड़ाई, कुर्बानी और खून देने की बातें शामिल थी। देखते देखते घरों, दुकानों और मंदिरों में हमले शुरू हो गए और यह आंदोलन हिंदू मुस्लिम संघर्ष में बदल गया। बंगाल के तत्कालीन मुख्यमंत्री सोहरावर्दी, उनके द्वारा अखबारों और पोस्टरों में संदेश फैलाया जाता है। धार्मिक भावनाओं को भड़काने के लिए मस्जिदों में घोषणा करी जाती है। 16 अगस्त 1946 को सोहरावर्दी सरकार के द्वारा बंगाल में सार्वजनिक अवकाश घोषित कर दिया जाता है, यानी स्कूल, कॉलेज, दफ्तर और दुकानें बंद रखी गई थी और इसी कारण पूरा शहर सड़कों पर उतर आया था। यही कारण है दोस्तों कि मुस्लिम लीग को भारी भीड़ इकट्ठा करने में बहुत ही आसानी हुई थी। सीधी कार्रवाई दिवस के जस्ट पहले सोहरावर्दी सरकार के द्वारा कोलकाता पुलिस में कई बड़े बदलाव किए गए थे। उनके द्वारा कई हिंदू मुस्लिम अधिकारियों और कांस्टेबलों का तबादला कर दिया गया था और उनकी जगह ज्यादातर मुस्लिम पुलिस कर्मियों को तैनात कर दिया गया था। और सीधी सी बात दोस्तों, इसका मुख्य उद्देश्य था कि अगर उस दिन किसी भी तरह की हिंसा भड़कती है तो पुलिस मुस्लिम भीड़ का साथ दे। हमले से पहले सोहरावर्दी के द्वारा कोलकाता और उसके आसपास के जिले से मुस्लिम युवाओं और मदरसे, मस्जिदों के लोगों को इकट्ठा किया जाता है। उन्हें धर्म की रक्षा और पाकिस्तान के लिए लड़ने के लिए उकसाया जाता है और देखते ही देखते उत्तर कलकत्ता दंगे का मैदान बन जाता है। दोपहर नमाज के बाद हजारों लोग अक्टोगनी स्मारक पर जमा हो जाते हैं। ऐसा अनुमान लगाया जाता है दोस्तों 1 लाख तक मुसलमान शामिल हुए थे। सोहरावर्दी और ख्वाजा नजीमुद्दीन जैसे मुस्लिम लीग के नेताओं के द्वारा पाकिस्तान के मांग के लिए भड़काऊ भाषण दिए जाते हैं और हिंदू विरोधी नारे लगाए जाते हैं। लगभग 2 बजे हिंदू मोहल्ले में हमला प्रारंभ हो जाता है। मुस्लिम भीड़ के द्वारा हिंदुओं के दुकानों और घरों को निशाना बनाया जाता है। शाम होते होते कोलकाता की सड़कें लाशों से पड़ गई थी। 16 और 17 अगस्त को मुस्लिम लीग के कार्यकर्ताओं के द्वारा और मुस्लिम भीड़ के द्वारा कोलकाता के हिंदू बहुल इलाके पर हमला किया जाता है। हिंदू पुरुषों की हत्या, महिलाओं के साथ अनाचार और संपत्तियों को जलाने की घटनाएं होती हैं। अनुमान के मुताबिक इन 2 दिनों में 20,000 से अधिक हिंदू मारे गए थे और लगभग 1 लाख से अधिक लोग बेघर हो गए थे। ऐसा बताया जाता है दोस्तों कि वहां पर मौजूद पुलिस के द्वारा भी कोई कार्यवाही नहीं की गई थी। पुलिस के द्वारा सिर्फ हिंदू लोगों की लाशें हटाई गई थी। रात होते होते यह हिंसा पूरे शहर में फैल गई थी। कोलकाता के अधिकांश हिस्से में कर्फ्यू जैसे हालात थी। सड़कों पर हजारों शवें, जलते हुए घर और दुकानों के दृश्य दिखाई दे रहे थे। और तभी यहाँ पर एंट्री होती है गोपाल चंद्र मुखोपाध्याय, जो एक बंगाली हिंदू ब्राह्मण था। पेशे से अलग गोपाल पाठक एक पहलवान था। वह अनुशीलन समिति का सदस्य था जिसकी स्थापना सचिंद्र साल्यान के द्वारा किया गया था, जो ब्रिटिश शासन के विरुद्ध सशस्त्र क्रांतिकारी गतिविधियों में शामिल एक संगठन था। वह नेताजी सुभाष चंद्र बोस के बहुत बड़े समर्थक थे
और उनकी विचारधारा से बहुत ज़्यादा ही प्रेरित थे। गोपाल पाठक के द्वारा भारत जाति वाहिनी नामक संगठन का स्थापना पहले ही किया जा चुका था, जो प्राकृतिक आपदाओं के दौरान राहत कार्यों में काम करती थी। इस संगठन में कई पहलवान और युवा शामिल थे। सीधी कार्रवाई दिवस के दौरान इस संगठन को गोपाल पाठक के द्वारा एक सशस्त्र इकाई में बदल दिया जाता है। मुसलमानों के अत्याचार से निपटने के लिए यह कदम उठाया जाता है। माना जाता है कि इस वाहिनी में 500 से 800 युवा शामिल थे, जिसमें बंगाली, हिंदू, सिख, बिहारी, उड़िया और उत्तर प्रदेश के लोग शामिल थे। इसमें आर्य समाज, हिंदू महासभा और विभिन्न व्यायाम समितियों और अखाड़ों के सदस्य भी शामिल थे। 17 अगस्त की रात गोपाल पाठक के द्वारा हिंदुओं पर हो रहे अत्याचारों के खिलाफ बदला लेने की तैयारी के बारे में विचार किया जाता है। संगठन को एकजुट किया जाता है और 18 अगस्त को जवाबी कार्रवाई शुरू भी कर दी जाती है। सबसे पहले हिंदू बहुल इलाकों को रोकने के लिए रक्षात्मक रुख अपनाया जाता है। उसके बाद मुस्लिम बहुल इलाकों में जवाबी हमला करने के बारे में सोचा जाता है। ऐसा माना जाता है कि गोपाल पाठक के द्वारा किए जा रहे जवाबी कार्रवाई ने हिंदू बहुल क्षेत्रों को और अधिक नुकसान होने से बहुत बचाया, अन्यथा इसका परिणाम और भी भयंकर हो सकता था। 18 अगस्त को उनका जवाबी हमला प्रारंभ होता है और इस जवाबी हमले में मुस्लिम लीग के कार्यकर्ताओं पर हमला किया जाता है। गोपाल पाठक की साहसिक कार्यवाही से मुस्लिम समुदाय के लोग डर के मारे कोलकाता से भाग जाते हैं। दरअसल क्या था दोस्तों कि मुस्लिम लीग और कलकत्ता के सीएम सोहरावर्दी के द्वारा कोलकाता को मुस्लिम बहुल इलाका बनाने और पाकिस्तान में शामिल करने की योजना थी। गोपाल पाठक के द्वारा किए जा रहे इस कार्रवाई ने मुस्लिम लीग के द्वारा किए जा रहे आक्रामक अभियान को पूरी तरीके से कमजोर कर दिया था। जहां एक ओर पूरा देश गोपाल पाठक द्वारा किए जा रहे कार्रवाई से बहुत खुश था, वही गांधी जी गोपाल पाठक द्वारा किए जा रहे हिंसक कार्रवाई से पूरी तरीके से असहमत थे, नाराज थे। चूंकि गांधी जी हिंसा के सख्त खिलाफ थे, इसलिए गोपाल पाठक को शांत करने के लिए वो कोलकाता आते हैं और यहाँ आकर गोपाल पाठक को समझाने का प्रयास भी करते हैं और बोलते हैं कि हिंसा की इस रास्ते को छोड़ दो। तब गोपाल पाठक के द्वारा जवाब दिया जाता है कि वे लोग जब हमारे लोगों को मार रहे थे तब आप कहाँ थे, तब आपकी अहिंसा कहाँ थी, तब आपने उन्हें नहीं रोका। जब हमने अपनी रक्षा की तो आप हमसे अहिंसा की बात कर रहे हैं। तो दोस्तों, इस तरह गोपाल पाठक के द्वारा गांधी जी के द्वारा किए जा रहे प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया जाता है। अब सवाल ये उठता है दोस्तों कि इस घटना के लिए जिम्मेदार कौन था? क्या वह मोहम्मद अली जिन्ना था या फिर मुस्लिम लीग था? क्योंकि उन्होंने जानबूझकर सीधी कार्रवाई दिवस का ऐलान किया था, जबकि वे जानते थे कि इनके नतीजे बहुत ही खतरनाक हो सकते हैं, कई लोगों की जान जा सकती है। या फिर ब्रिटिश हुकूमत था, क्योंकि उन्होंने राजनीतिक विवाद को सुलझाने के बजाय फूट डालो और राज करो की नीति अपनाई और प्रशासन को जानबूझकर कमजोर रखा। या फिर कलकत्ता का स्थायी नेतृत्व था, क्योंकि उस समय कलकत्ता में मुस्लिम लीग अर्थात सोहरावर्दी की सरकार थी और जाहिर सी बात है दोस्तों कि वो मुख्य जिम्मेदार थे। उन पर आरोप भी है कि उन्होंने पुलिस को सक्रिय होने नहीं दिया था। अब सवाल यह है दोस्तों कि क्या इस दंगे को रोका जा सकता था? अगर मोहम्मद अली जिन्ना और मुस्लिम लीग के द्वारा इस आंदोलन को अहिंसक रूप से किया जाता और भड़काऊ भाषण देने से बचते तो शायद इस दंगे को रोका जा सकता था, हालात को बेकाबू होने से रोका जा सकता था। और दूसरी तरफ ब्रिटिश सरकार के द्वारा पुलिस को सख्त रवैया अपनाने का निर्देश दिया गया होता तो दंगे फैलने से रोका जा सकता था। अगर कांग्रेस और अन्य राष्ट्रीय नेता जनता को पहले से ही शांत रहने की अपील किए रहते तो शायद इसका असर और कम होता। लेकिन सच्चाई यह भी है दोस्तों कि उस समय का माहौल कुछ ज़्यादा ही तनावपूर्ण था और इस तनाव को बनाने में मोहम्मद अली जिन्ना और मुस्लिम लीग मुख्य जिम्मेदार था। 16 अगस्त 1946 की हिंसा ने साफ कर दिया दोस्तों कि हिंदू और मुस्लिम के बीच गहरी खाई बन चुकी है। इसके बाद सांप्रदायिक दंगे और भड़कने लगे। यह हिंसा नोआखली, बिहार और पंजाब तक पहुंच गई और अंततः 1947 में देश का विभाजन हुआ और पाकिस्तान देश का निर्माण हुआ। यह घटना हमें याद दिलाती है दोस्तों कि जब राजनीति में नफरत और धर्म का जहर फैलता है तो उसका सबसे बड़ा शिकार आम जनता ही बनती है। भारत आज़ाद तो हुआ, लेकिन इस आज़ादी की कीमत लाखों मासूमों की खून से चुकानी पड़ी। तो दोस्तों, इसी तरह के ऐतिहासिक वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल पर बने रहिए। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।